अभी सबसे पहले बात करते हैं कि क्या-क्या फॉर्म्स आ गए हैं और कौन से फॉर्म्स हैं जो कि आने वाले समय में आ सकते हैं। तो देखिए अभी केरला का फॉर्म ऑलरेडी आज लास्ट डेट है केरला के रजिस्ट्रेशन का, तो केरला का फॉर्म ऑनगोइंग है। साथ ही कर्नाटका का भी फॉर्म चालू है अभी। और अब जो रिसेंट है वो है कि गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने अपना एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। वो 2 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट, मंडे से वो भी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। 31 मार्च तक का अभी टाइम है, आगे और डेट एक्सटेंड होने की संभावना रहेगी। और इसके अलावा कौन से फॉर्म आ सकते हैं, तो अभी जो सीएमसी वेल्लोर है वो अपना फॉर्म जारी करेगा। अगर आप पिछले साल के ट्रेंड को देखेंगे तो शायद 11 फरवरी के आसपास में पिछले साल स्टार्ट हुआ था। तो वो है जो एक्सपेक्टेड है कि अगले 1 वीक में आप उसके बारे में देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो अपडेट होगा वो है नीट का फॉर्म। पिछले साल 7 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, तो उम्मीद है कि इसी हफ्ते में आप नीट के भी फॉर्म को देखेंगे। नीट का फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी संभावना है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। और है सिक्किम मणिपाल, इसका भी फॉर्म आ सकता है। सिक्किम मणिपाल भी अपना एप्लीकेशन पहले ओपन करता है। तो अभी 3 के अपडेट्स आ चुके हैं और 3 और है जिसका अपडेट अगले आप 7 से 10 दिनों के अंदर में देखेंगे कि उसके भी अपडेट्स आ जाएंगे और उसका भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो। आपको करना क्या चाहिए? देखिए, अभी जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि स्टूडेंट क्या नीट में स्कोर कर सकते हैं, ये देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जो ड्रॉपर हैं, उनको तो अभी कई सारे उन्होंने अपने मॉक टेस्ट लिख लिए होंगे और नहीं लिखे हैं तो लिख लेना है, क्योंकि उनको तो अभी लगातार एक तो टेस्ट रोज़ ज़रूर लिखना चाहिए, मॉक टेस्ट फुल लेंथ मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, उनके भी अब सब सिलेबस समाप्त हो चुका है, प्रैक्टिकल्स भी हो चुके हैं बोर्ड का, और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अभी थोड़ा वक़्त बाकी है, तो आपको अभी कुछ प्रैक्टिस नीट मॉक टेस्ट लिख लेना है। जब आप फुल लेंथ नीट मॉक टेस्ट की बात कर सकते हैं, तो इसमें भी जो आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है वो रिलाय करते हैं कि एक जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उसी के मॉक टेस्ट के बारे में वो सोचते हैं कि उसके हिसाब से वो अपनी एनालिसिस करें। मैं आपको एनालिटिकली समझाना चाहता हूँ और वैसे ही आपको करना है कि देखिए, जो नीट का जो मॉक टेस्ट है, उसमें जो आपका स्कोर है और उस स्कोर पे जो आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं कि आपका क्या रैंक बनेगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें 2-3 पैरामीटर्स को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला है डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। अब आप ये इतना डाइवर्स है और ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2025 और 2024 के एक्चुअल नीट एग्ज़ाम को भी अगर कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे कि 100 सवा 100 नंबरों का फासला है। इस बार जहाँ कट ऑफ 525 रहा 2025 में, वहीं 2024 में ये 650 था। तो आप इसे समझिए कि कितना बड़ा चेंज है अगर पेपर की क्वालिटी में फ़र्क है तो, एक आसान, एक डिफ़िकल्ट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप कहेंगे तो मैं किसके हिसाब से जाऊँ? मैं किस स्कोर को सेफ स्कोर समझूँ, किस स्कोर को मैं समझूँ कि ये मेरे लिए सेफ नहीं है? तो मैं इसका आंसर ये है कि आप हर तरह के पेपर को प्रैक्टिस करें। मतलब आप 2024 जैसे पेपर को भी प्रैक्टिस करें, 2025 जैसे पेपर को भी प्रैक्टिस करें और उससे भी थोड़ा टफर पेपर का भी प्रैक्टिस करें। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू कि 2025 जो है दैट वाज़ द टफेस्ट लेवल। यू स्टिल गो फॉर सम इवन डिफिकल्ट टेस्ट। अब ये मिलेगा कहाँ? तो इसका जवाब ये है कि आप जो कह रहे हैं कि ये मैं कैसे समझूँ कि कौन कितना डिफिकल्ट है और ये कौन कितना आसान है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, कई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ एआई जनरेटेड टेस्ट हैं, उसके थ्रू आप जाइए। और अगर वो नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक्चुअल जो नीट एग्ज़ाम के एआईपीएमटी के पेपर्स हैं, उनको आप दोबारा से लिखिए। कम से कम आपको जो पिछले 30 साल के नीट प्लस एआईपीएमटी के जो पेपर्स हैं, वो आपको ईज़िली अवेलेबल हैं, तो आप विदिन टाइम फ्रेम में उसको आप लिख डालें। उसको अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और उस पे आपको अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज़ रखनी है, जहाँ है कि टाइम फ्रेम, तीनों सब्जेक्ट्स में एक टाइम फ्रेम लीजिए विथ सम रेंज। आप किसी चीज़ को लेके रिजिड मत होइए कि जैसे बायोलॉजी, ये नहीं सोचना है, नहीं मैं तो 40 मिनट में ही करूँगा। अगर पेपर लेंदी आ गया, डिफिकल्ट आ गया, तो यू टेक अ रेंज कि ओके, आई एम ओके विथ प्लस माइनस 10-15 मिनट्स।
कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया, लेंदी आ गया बायोलॉजी का, तो आई विल यूज 50 मिनट्स और 55 मिनट्स और 60 मिनट। सबके लिए अलग अलग है प्रायोरिटीज, क्योंकि जो 600 प्लस स्कोर करने वाले हैं उनके लिए अलग है, जो 300 पे हैं, उनके लिए अलग है प्रायोरिटीज। उसके लिए आप मेरे साथ एक वीडियो सेशन में बात कर सकते हैं, तो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में और डिटेल से बात करूंगा। लेकिन यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपना टाइम फ्रेम को, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, और प्लस आप देखिए कि अटेम्प्ट का परसेंटेज और एक्यूरेसी का परसेंटेज। अटेम्प्ट परसेंटेज और एक्यूरेसी परसेंटेज एक जो इम्पॉर्टेंट आपको इंडिकेटर देगा कि आपको समझ आएगा, और साथ में जो टाइम का, टाइम, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट, इसको अगर आपने सही से टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो इससे आपको एक रास्ता दिखेगा। और अगर एक्चुअल पेपर्स को भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो, और हमेशा इंडिकेटर उसको समझें जब आप हर तरह के टेस्ट दे देते हैं और उसका एवरेज निकाल देते हैं या मीन निकाल। एवरेज है कि सबको डिवाइड कर, सबको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए जितने टेस्ट आपने लिखे, वो एवरेज है। मीन वो है कि जहां आप सबसे ज्यादा बीचों बीच वाला मार्क्स, उसको आप ले, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए कि कभी आपके 405, 410, 415 ऐसे आ रहा, कोई एक टेस्ट में आ गया 550, कोई एक टेस्ट में आ गया 350, तो आप मीन में जाइए जो बीच वाला है, या फिर एवरेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत जो फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें एवरेज आपको सीधा बढ़िया इंडिकेटर नहीं देता है। बेटर इज कि आप देखिए कि मिडिल में आप मैक्सिमम टेस्ट में आप कहाँ पहुंच रहे हैं, तो आप इस तरह से एक जजमेंट ले सकते हैं, और देन यू कैन प्लान योरसेल्फ। अब ये प्लानिंग क्या है? अब क्योंकि ये जो नीट का एग्जाम है, वो नीट के एग्जाम से तो कोई मेडल नहीं मिलना है, नीट के एग्जाम से एडमिशन होना है। तो नीट के एग्जाम, उसके स्कोर, स्कोर के बाद रैंक, रैंक के बाद काउंसलिंग, काउंसलिंग से एडमिशन, ये है पूरा प्रोसेस। तो अभी आप ये जानते नहीं हैं कि रैंक क्या बनेगा, लेकिन एटलीस्ट स्कोर के हिसाब से मैं आपको बोलूं कि 600 प्लस स्कोर अगर आ रहा है आपका कंटिन्यूअस हर तरह के टेस्ट के बाद एवरेज, देन यू आर एट सेफ हैंड। आप समझिए कि अगर 600 प्लस आप कर रहे हैं एवरेज, कम से कम 10 टेस्ट लिख लिया है हर तरह के पेपर में, तो वो समझिए कि आप राइट ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर आप जो है बहुत नीचे चल रहे हैं, 300, 350, डिसहार्टन नहीं होइए, अपने बोर्ड एग्जाम्स को लिखिए और उसके बाद एक फ्रेश स्ट्रैटेजी से फिर पूरा जोर आप लगा सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि, और सबके लिए टारगेट तो नहीं है कि सबको 600 और 50 और 700 ही स्कोर करना है। एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट टारगेट। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो आप अपने टारगेट उस हिसाब से सेट कीजिए कि क्या टारगेट आपके लिए उपयुक्त है। और कॉलेज की क्वालिटी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कई गवर्नमेंट कॉलेज, अगर जो खास करके आपको 20,000 रैंक से नीचे में जो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं है। और अगर आपको कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जहां अगर आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रैंक पे हैं, और कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, तो वो बेहतर है, खास करके तब अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तब तो आपको डेफिनेटली कोशिश करना है कि कैसे भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे। तो ये मैंने आपको जो शुरुआत के 5 मिनट में ये जो बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझ के अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे, कि अगर आप दिल्ली के हैं, अगर आप दिल्ली से 11th-12th किया है, और अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं, तो दिल्ली का आपको कोटा लगता है। और अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं तो ऑल इंडिया कोटा में दिल्ली के कॉलेजेस में आपकी क्या संभावना है, क्योंकि दिल्ली के कॉलेजेस अच्छे हैं, और दिल्ली के कॉलेजेस में आगे पीजी में भी पढ़ने में आपको एडवांटेज है। साथ ही आपको दिल्ली में पेशेंट लोड काफ़ी बढ़िया है, कॉलेज अच्छे हैं, पेशेंट लोड अच्छा है, पीजी का भी एडवांटेज है। तो दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि दिल्ली के कॉलेजेस के बारे में समझना, और क्या इसका कट ऑफ रहा था, तो उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इस बीच में मैं एक सवाल ले लेता हूँ सर, वीएमएमसीसी बेटर है एम से इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग कोटा फॉर नीट पीजी, मेकिंग इट ईजियर? हाँ, ये जो जिन्होंने भी ये ब्रीडिंग गुडी कुछ है, जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, एम्स दिल्ली के साथ तो नहीं मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अगर मौलाना आज़ाद वर्सेस
वर्धमान महावीर बोलेंगे तो वर्धमान महावीर बेहतर है। और जिन लोगों को भी डाउट है इस पे, तो मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन में आ सकते हैं, तो मैं इसमें फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि पीजी कोटा में क्या एडवांटेज है और क्या पढ़ाई में बेहतर है। तो आपके सवाल का जवाब है यस, वर्धमान महावीर जो है वो बेटर है। यू आर एट बेटर पोजीशन कि जहाँ आप पीजी में आपको बेहतर एडवांटेज है कंपेयर टू मौलाना आजाद। आई एम नॉट इंक्लूडिंग हियर एम्स दिल्ली, आप इन्होंने एम्स दिल्ली लिखा है। एम्स देखिए उसके अपने एडवांटेज हैं। तो इसके बारे में अगर आप फर्दर मेरे साथ डिस्कशन चाहते हैं तो यू कैन बुक अ वीडियो कंसल्टेशन, वी कैन डिस्कस। तो अब हम लोग आते हैं दिल्ली वाली चीज़ के बारे में। एम्स के बारे में इन्होंने कहा है, तो एम्स का कट ऑफ मैं एक बार बोल देता हूँ। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। और यहाँ पर कोई स्टेट कोटा नहीं है। ऑब्वियसली ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, 100% सीटें ओपन है। हाँ, यहाँ फॉरेन कंट्री का कोटा है, 7 सीटें हैं, उसका भी कट ऑफ आपको बोल दे रहा हूँ। यहाँ अगर आप ओपन का कट ऑफ देखेंगे तो रैंक था 48, ईडब्ल्यूएस 254, ओबीसी 206, एससी 644 और एसटी 1400। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो ओपन के लिए था 22,426। यस, पीडब्ल्यूडी के लिए भी ओपन के लिए 22,426। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए था कट ऑफ 9,99,525, एसटी के लिए 7,85,618। और फॉरेन कंट्री जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो 7 सीटें हैं जहां $75,000 की फीस है, उसका कट ऑफ था 9,332। अब आते हैं मौलाना आजाद। मौलाना आजाद में आपको दिल्ली कोटा भी है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है, 1958 में स्टैब्लिश हुआ है। एम्स दिल्ली 1956 में हुआ था, तो ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और यहाँ अगर आप ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ देखेंगे तो वो था 789। लेकिन अगर दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे ओपन का कट ऑफ, ऑल इंडिया में ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था जो 789। हाँ, ऑल इंडिया का क्लोजिंग था ये। अब अगर दिल्ली के लिए अगर हम बात करें, नहीं ऑल इंडिया का ही बात करते हैं, पहले रुकिए। ओपन में कट ऑफ था 103। इसके बाद जो है ओबीसी के लिए 381, एससी के लिए 5218, एसटी के लिए 5543, ये कट ऑफ था। पीडब्ल्यूडी में ओपन के लिए 43,123 और ओबीसी के लिए 90,521। अब अगर दिल्ली के अगर आप स्टूडेंट हैं, 11-12 दिल्ली से पढ़ाई किया है, तो आपके लिए जो कट ऑफ है ओपन में वो है 1908। देखिए कितना बड़ा वेरिएशन है। ऑल इंडिया कोटा में 103, और अगर दिल्ली का आपके पास 11-12 दिल्ली से क्या हुआ है तो है 1908। ओबीसी अगर आप हैं तो 5,555, एससी 48,312। ओबीसी को देखिए ऑल इंडिया में 381 और दिल्ली के लिए 5,555, तो बड़ा एडवांटेज रहता है अगर आपने 11-12 दिल्ली से किया है तो। एससी के लिए 48,312, एसटी के लिए 1,27,408, पीडब्ल्यूडी में ओपन के लिए 2,97,834, ओबीसी 7,76,926, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 3,74,289। ये मैंने आपको दिल्ली कोटा और ऑल इंडिया दोनों बताया। अब हम लोग इसका कंपैरिजन कर रहे थे वर्धमान महावीर से। तो वर्धमान महावीर में अगर हम ऑल इंडिया कोटा से देखें, ओपन में जो कट ऑफ था वो था 132, ईडब्ल्यूएस 693, ओबीसी 232, एससी 2,934, एसटी 7,556, पीडब्ल्यूडी में ओबीसी के लिए कट ऑफ था 1,21,011। दिल्ली से अगर आप हैं तो ओपन में कट ऑफ था 1,221, ईडब्ल्यूएस 3,776, ओबीसी 3,946, एससी 33,781, एसटी 1,12,251, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 1,70,086, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 7,56,706, एससी पीडब्ल्यूडी 12,09,581। तो काफ़ी बड़ा एडवांटेज रहता है अगर आप 11-12 दिल्ली से किए हैं। लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू, सी कट ऑफ जो है दिल्ली में हायर साइड पे ही है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऐसे बहुत सारे हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो डमी में पढ़ाई करते हैं दिल्ली से स्कूलिंग के लिए, लेकिन अगर आप रैंक उस तरह का नहीं ला रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आपको कुछ इसका बड़ा एडवांटेज नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर आप एकदम टॉप ऊपर का रैंक ला रहे हैं ना, अगर आप
10,000 रैंक के अंदर में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दिल्ली से पढ़ाई का आपको बेनिफिट। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर RML हॉस्पिटल, यहाँ अगर हम ऑल इंडिया कोटा से देखें तो ओपन के लिए कट ऑफ रहा है 215। अब मैं एक ही साथ दोनों दिल्ली और ओपन बोलता हूँ ताकि आपको और अच्छे से उसको समझ में आए। और दिल्ली के लिए 2502। EWS ओपन में कट ऑफ रहा 1009, दिल्ली के लिए 5269। ओबीसी ओपन में 519, ओबीसी 6763, एससी 14191 ओपन और दिल्ली के लिए 58,225, एसटी ओपन में 14,062 और दिल्ली के लिए 1,35,205, पीडब्ल्यूडी के लिए ओपन में 3,40,133 और ओबीसी 10,34,973। यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली, यहाँ अगर हम देखें तो ओपन में कट ऑफ था 559 ऑल इंडिया से और दिल्ली स्टूडेंट के लिए 4,076। ईडब्ल्यूएस ओपन में कट ऑफ था 1,168 और दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 6,992। ओबीसी ओपन का कट ऑफ था 1,167 और दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 8,467। एससी ओपन का कट ऑफ था 8,538 और दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 89,467। एसटी के लिए ओपन में 13,670 और दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 1,68,409। ओपन पीडब्ल्यूडी ओपन में 1,72,348, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 6,31,940, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 12,62,208। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, ये केवल फीमेल्स के लिए है यूजी प्रोग्राम में। तो यहाँ अगर देखें तो ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ था ओपन कैटेगरी के लिए 1,128 और दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 5,577। ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ था 1,762 और दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 14,555। ओबीसी ऑल इंडिया 1,959, दिल्ली स्टूडेंट 13,303। तो अगर दिल्ली का पढ़ाई है आपका, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, 13-14 हजार 15 हजार में भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको लेडी हार्डिंग मिले। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया से जा रहे हैं तो 1,500-2,000 रैंक में भी आपको मिलेगा। एससी ऑल इंडिया 13,728, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 76,885। एसटी ऑल इंडिया 34,279, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 1,76,810। ओपन पीडब्ल्यूडी ऑल इंडिया 2,41,484, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 8,57,937। ओबीसी पीडब्ल्यूडी 13,10,758, ये दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हिंदूराव हॉस्पिटल, ये दिल्ली में, यहाँ सिर्फ 60 सीटें हैं, 2013 का कॉलेज है। सबसे नए कॉलेज में तो डॉक्टर बाबा साहब है, अभी उसके बारे में बात करेंगे, पर इसके बारे में देखते हैं। सब सिर्फ 60 सीटें हैं और इस कॉलेज में जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया देखेंगे तो ओपन कैटेगरी के लिए 2,329, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 31,741, काफी नीचे में ये दिल्ली के बच्चों को मिला है। ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया 14,868, दिल्ली के लिए 33,339। ओबीसी ऑल इंडिया 12,585। लेकिन ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ पे जो दिल्ली वाला कट ऑफ है, इस पे आप ये मत ट्रस्ट करके चलिए कि ये ऐसा ही रेंज करेगा। और ये कट ऑफ जो है, एक बार मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि इसको ठीक से देख ले। एससी अगर ऑल इंडिया देखेंगे तो 22,223, लेकिन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 1,41,271, ये ठीक है। एसटी 2,03,485। जनरल डिफेंस, ये दिल्ली के लिए है, वहां के लिए जो इसका कट ऑफ रहा है, मतलब अगर आपके पास डिफेंस वाला है, दिल्ली के डिफेंस वाला कैटेगरी में है, 9,61,054। ओपन पीडब्ल्यूडी में 9,54,909। ओबीसी पीडब्ल्यूडी 10,75,002। डॉक्टर बाबा साहब मेडिकल कॉलेज दिल्ली, ये सबसे नया कॉलेज है वहाँ, इसका देख लेते हैं। इसका कट ऑफ रहा है ऑल इंडिया में 2,459, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 28,091।
EWS 2636 ऑल इंडिया में दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 9039, ओबीसी ऑल इंडिया में 3669, एससी ऑल इंडिया के लिए 15448 और दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 1,42,030। एसटी ऑल इंडिया कोटा के लिए कट ऑफ रहा था 28,862 और दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 1,90,602। यहाँ भी जनरल डिफेंस में 7,64,025 कट ऑफ रहा है जो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। ओबीसी 93,088, एससी डिफेंस 3,39,375, ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ रहा है 2,06,206, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 9,54,114, एससी पीडब्ल्यूडी 12,09,581। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यहाँ आपको ईएसआईसी में तीन तरह का कट ऑफ आपको दिखता है। यहाँ ऑल इंडिया भी है, आईपी भी है और यहाँ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए भी कट ऑफ रहता है। लेकिन ये जो अभी सिर्फ 50 सीटें आई थी 2025 में ही आया है। मैं आपको दो कट ऑफ आपको बताता हूँ, एक ऑल इंडिया कोटा का और एक आईपी का। ऑल इंडिया कोटा में इसमें ओपन के लिए कट ऑफ रहा 2712 और आईपी के लिए 9521। ईडब्ल्यूएस के लिए ऑल इंडिया से कोई अलॉटमेंट नहीं था, ऑल इंडिया में कोई सीट नहीं थी ईडब्ल्यूएस के लिए और आईपी से रहा है 11,516। ओबीसी ऑल इंडिया के लिए कट ऑफ रहा था 16,369 और दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए आईपी वार्ड के लिए 13,370। एससी ऑल इंडिया से कट ऑफ रहा है 53,612 और आईपी में 99,925। एसटी ऑल इंडिया के लिए कट ऑफ रहा है 84,031 और आईपी के लिए 1,95,049। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये डिफेंस के लिए ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं और ये ज्यादातर सीटें सिर्फ डिफेंस के लिए ही है। ऑल इंडिया कोटा में अगर आर्मी के लिए देखेंगे कट ऑफ तो वो रहा था 28,674। इसमें कोई ऑल इंडिया कोटा नहीं है, ये सब दिल्ली के लिए है सीटें, लेकिन आर्मी के लिए ये पैन इंडिया। इसकी फीस 5,55,700 पर ईयर है, थोड़ा महंगा भी कॉलेज है। एससी के लिए कट ऑफ रहा था 1,42,357, एसटी 2,11,381, एससी 1,40,899, पीडब्ल्यूडी में ओपन के लिए रहा था 5,99,462 और अदर स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए था 5,99,462 और अगर अदर स्टेट के हैं तो उसमें ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ था 1,23,705। तो ये कॉम्पिटिटिव है, लेकिन अगर आप आर्मी से हैं तो यहाँ देखिए 28,674, करीब 29 सीटें हैं जो कि ऑल इंडिया आर्मी के लिए है। तो इसके लिए अगर आप हैं तो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में आप अगर 25,000 30,000 रैंक के आसपास में हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। पहले तो ये कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता था, लेकिन अब ये भी कॉम्पिटिटिव हो गया। दिल्ली में एक ही डिम्ड यूनिवर्सिटी है, वो है हमदर्द। इस साल वो एडमिशन से भी बाहर था और ये जो कॉलेज है अब 2024 का मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ। अभी पीजी में थर्ड राउंड में इसकी कुछ सीटों को लाया गया है। 2026 में तो ये कॉलेज रहेगा, 2025 में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अगर ओपन से 2024 का कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ था 54,747। ये 2026 में नीचे भी रह सकता है क्योंकि कॉलेज का रेपुटेशन थोड़ा नीचे गिरा है। और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कट ऑफ था 1,20,234। यहाँ जो सीटों का मैट्रिक्स है 50% मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है, मतलब 75 सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है। वहाँ कट ऑफ था 1,20,234। जो 52 सीटें ओपन हैं ऑल इंडिया के लिए, वहाँ का कट ऑफ मैंने आपको बताया 54,747। लेकिन अगर आप 60,65,70,000 रैंक पे भी रहेंगे तो शायद 2026 में आपको मिल जाएगा एडमिशन। एनआरआई में फीस $45,000 पर ईयर की है और 23 सीटें हैं एनआरआई की। वहाँ कट ऑफ काफी नीचे रहता है, 10,28,702 था 2024 में। तो अगर आप 10-11 लाख रैंक पे भी हैं तो एनआरआई से आपको ये मिल सकता है। अगर आप एनआरआई हैं और $45,000 पर ईयर की फीस भर सकते हैं। नॉर्मल फीस जो है वो 16 लाख पर ईयर है। तो आज जो है, जो आज के डिस्कशन में मैंने आपको दिल्ली के सारे ही कॉलेज, चाहे वो एम्स है चाहे जामिया हमदर्द है, अब इसमें जो कॉलेजेस यहाँ 2 यूनिवर्सिटी हैं प्राइमरली, 2 यूनिवर्सिटी में
जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उसमें 3 कॉलेज हैं, मौलाना आज़ाद, यूसीएमएस और लेडी हार्डिंग। ये 3 जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं। 2 सेंट्रल हॉस्पिटल हैं, जैसे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, इसके साथ अटैच्ड है सफदरजंग हॉस्पिटल, और एक है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये दोनों जो है कॉलेज एफिलिएटेड है आईपी से, लेकिन चूंकि सेंट्रल हॉस्पिटल अटैच्ड है, तो ये कॉलेज की भी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। मतलब 5 कॉलेज की काउंसलिंग आपको एमसीसी के थ्रू होगी। और अभी जो आप आईपी का जो फॉर्म निकला हुआ है, उसके थ्रू आप कहाँ जा सकते हैं? तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब मेडिकल कॉलेज, एनडीएमसी, ईएसआईसी और आर्मी। ये 4 कॉलेज जो बचे, ये 4 कॉलेज की काउंसलिंग के लिए आपको आईपी का जो अभी फॉर्म निकला हुआ है, ये भरना है। और ऑब्वियसली एम्स के लिए तो आपको एमसीसी की ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जामिया हमदर्द के लिए भी आपको एमसीसी की ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो टोटल जो 11 कॉलेज हैं, इसमें से 7 कॉलेज के लिए आप एमसीसी से पार्टिसिपेट करना है आपको, जिसमें से 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज हो गए, एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है जो एम्स है, एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है, 2 सेंट्रल हॉस्पिटल है। तो ये सब की काउंसलिंग के लिए आपको एमसीसी में आना है। बाकी 4 कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए आप आईपीयू के थ्रू आ सकते हैं। आईपीयू का फॉर्म मंडे से ओपन हो रहा है, आप उसको भर सकते हैं। तो आज जो है मैंने आपको इसी के बारे में बात किया, और वो आप अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप वीडियो में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखता है या जो डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे साथ 1 टू 1 सेशन लेना चाहते हैं, 1 टू 1 सेशन ले लीजिए। अगर आपको हमारे पेड गाइडेंस की ज़रूरत है, उसके लिए भी आप मेरी टीम से बात कर सकते हो। तो आज आप इस लाइव सेशन में आए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।